कंट्रोल में रहती है। लेकिन जैसे ही वो फिश हट जाता है तो वहां पर क्या होती है कि 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, वो अमेरिकन फिश जो है वो हट जाती है, तो वहां पर 10 से ज्यादा जो है वो इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इस तरह से एक प्रेडेटर जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसका आपको एग्जांपल क्या बताया मैंने, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पिशास्टर स्टारफिश जो है, ये पिशास्टर स्टारफिश जो है ये क्या करता है, तो इनवर्टिब्रेट की जो स्पीशीज है उसको कंट्रोल में रखता है। जब ये एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इनवर्टिब्रेट की 10 से ज्यादा स्पीशीज जो है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये वाली बातें आपको किस में ध्यान रखनी है, प्रेडेशन के लिए ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर प्रेडेशन भी हमने कंप्लीट किया इस तरह से। इसके और कोई एग्जांपल जो है वो आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। कंपटीशन, तो इस तरह से हमारे पास में ये सारी चीजें पूरे हो गए, जो इंटरेक्शंस थे वो पूरे हो गए। इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास में एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या होता है, तो एक को तो क्या होता है और दूसरे को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है, तो इसे अपन एमेंसेलिज्म कहते हैं। जैसे कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। अब वो प्लांट केमिकल्स रिलीज करते हैं, तो वो केमिकल जो है, उन केमिकल के कारण दूसरे जो वहां पर आसपास के जो एनिमल्स है या प्लांट्स है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और लेकिन उस प्लांट को केमिकल सीक्रेट करने से या कोई नुकसान है नहीं। तो इस तरह से एक को फायदा, एक को तो नुकसान हो रहा है, मतलब एनिमल्स, आसपास के एनिमल्स और प्लांट्स को तो नुकसान हो रहा है, जबकि उस प्लांट को सीक्रेट रिलीज करने वाले प्लांट को कोई फायदा या नुकसान नहीं। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाता है, एमेंसेलिज्म कहलाता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप के जो है वो इंटरेक्शन हमने पढ़ी। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और एमेंसेलिज्म। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से रीडिंग लगा देना, फिर उसके बाद में कोई डाउट हो तो आप पूछते जाना। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम पूरी इकोलॉजी के क्वेश्चन सारे साथ में ही सॉल्व करेंगे, पूरी इकोलॉजी यूनिट के। ठीक है, इस बीच में कल अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर वो है हमारे पास में इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हम इकोसिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम, अगर हम चैप्टर की बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर स्पीशीज जो है, इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर स्पीशीज जो है उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में। तो इकोसिस्टम एक एरिया है जहां पर बायोटिक फैक्टर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में। उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर लिविंग का इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, नॉन लिविंग के साथ में, उससे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में इसके बेसिक 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हमारे पास 2 टाइप होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, वो इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो दूसरे टाइप के जो इकोसिस्टम होंगे वो कौन से होंगे, आर्टिफिशियल, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मैन मेड इकोसिस्टम भी हम उन्हें कहेंगे। तो 2 मेजर टाइप्स हो गए, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब नेचुरल इकोसिस्टम की आप बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम में देखो,
दो टाइप अपन ले सकते हैं, एक तो हमारे पास में कौन सा होगा, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा हमारे पास में कौन सा टाइप का है इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक। तो नेचुरल इकोसिस्टम के दो टाइप है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के हमारे पास दो टाइप हुए, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे पास में दो टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या क्या होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो जैसे ग्रासलैंड है, ठीक है, पॉन्ड है, सॉरी ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब किस में आएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम बात करें, वाटर इकोसिस्टम की, तो इसमें दो टाइप हो जाएंगे, FW एंड MW, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में हमारे पास में कौन से आएंगे, पॉन्ड, रिवर, लेक, ये फ्रेश वाटर में आएंगे। तो सी, ओशन किस में आएंगे, मरीन वाटर इकोसिस्टम में आएंगे। उसी तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो क्रॉप फील्ड, और दूसरा अपने पास में कौन सा आएगा, तो एक तो क्रॉप फील्ड आ गया और दूसरा हम क्या लिखेंगे, एक्वेरियम। तो आर्टिफिशियल को केवल ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में, और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को क्लासिफाई करके क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, इसके दो टाइप्स हो गए। देखो एक्वेरियम क्या हो गया, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया जहां पर लिविंग का नॉन लिविंग के साथ में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर, एक ऐसा स्पेस जहां पर क्या हो रहा है कि लिविंग का नॉन लिविंग के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। इन सभी डेफिनेशन में जो भी पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, बायोम की, बायो सभी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से यहाँ पर फिक्स है ना। शॉर्ट इंटरेक्शन को हम कभी इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, एक गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए, तो उसी के लिए इकोसिस्टम को डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास में इकोसिस्टम के अपने पास क्या हो गए, डेफिनेशंस हो गए, मतलब टाइप्स हो गए। फिर उसके बाद साइज की बेसिस पर भी हम इकोसिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में होता है लार्ज इकोसिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है, स्मॉल इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम की हम बात करें तो ओशियंस जो है वो हमारे पास में लार्ज इकोसिस्टम में आएंगे। तो स्मॉल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो एक वाटर ड्रॉप जो है ना, एक वाटर ड्रॉप जो है वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। बस वो वाटर ड्रॉप प्योर नहीं होना चाहिए, इम्प्योर वाटर ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम है। इम्प्योर वाटर ड्रॉप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और उसका एबायोटिक के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक वाटर ड्रॉप भी जो है वो क्या है, इकोसिस्टम। तो बड़े इकोसिस्टम में कौन से आते हैं, सी, ओशियंस वगैरह आते हैं। तो छोटे इकोसिस्टम में कौन आते हैं, पॉन्ड है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये किसमें आते हैं, छोटे इकोसिस्टम में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, डेजर्ट है जैसे बड़े इकोसिस्टम है, और छोटे से छोटा इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है, तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन आल्सो बी अ इकोसिस्टम। कैसा होना चाहिए, ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इज इम्प्योर, ठीक है। तो ये हमारे पास में इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन। एक बार देखो इसको यहां तक, फिर आगे चले। आपने कल सेल के क्वेश्चन देखे थे क्या, वो जो मैंने बताए वो नहीं देखे हो तो देख लेना है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। एनसीईआरटी के डायग्राम्स अच्छे से तैयार कर लेना, कंपटीशन में डायग्राम्स पूछे जाते हैं एज इट इज।
चलो मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, कि किसी इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। किसकी बात करते हैं यहाँ पर? तो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास में दो बेसिक टाइप के या दो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हमारे पास में है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास में कौन सा है? तो दूसरा हमारे पास में है एबायोटिक कंपोनेंट। हमारे पास में दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं और नॉन लिविंग एबायोटिक में आते हैं। सिंपल सा है। बायोटिक के बारे में आपको पता है कि एक तो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं? तो तीसरे हमारे पास में डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में तीन क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास तीन भाग आ गए, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये तीनों बायोटिक में आते हैं। तो पीछे जो बच गए वो हमारे पास में एबायोटिक की हम बात करें तो एबायोटिक में कौन से? जैसे वाटर है, सॉइल है, लाइट है, ये सब किस में आ जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। तो हम किसी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स। अगर आपको प्रोड्यूसर्स को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एल्गी नहीं है, वो क्या है? कौन से ग्रुप में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? कौन से किंगडम में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? In which there are 5 kingdoms? फंगाई। फंजाई में नहीं आते ब्लू ग्रीन एल्गी। और कोई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स में नहीं आते ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 किंगडम्स है हमारे पास। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आते हैं? एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? देखो याद करने की कोशिश करो। चलो, ब्लू ग्रीन एल्गी आपसे ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ए पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना? किंगडम मोनेरा के ये पार्ट है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक टाइप की बैक्टीरिया है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। इन्हें अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ये यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। आप किंगडम मोनेरा के अंदर आपने 11th में पढ़ा है कि किंगडम मोनेरा में दो पार्ट है। एक तो हमारे पास में कौन सा पार्ट है किंगडम मोनेरा में? तो किंगडम मोनेरा में एक तो हमारे पास में है अपने यू बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास में कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया, है ना? तो आर्की बैक्टीरिया वाला एक ग्रुप और दूसरा अपने यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आते हैं नोस्टॉक, अनेबिना, जिनके अंदर हिट्रोसिस सेल होती है, और दूसरा हमारे पास में ये ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इतना आपको सभी को मालूम है, ठीक है? आगे चले कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से कंज्यूमर होते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी, टॉप कंज्यूमर। इस तरह से क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये हमने कंज्यूमर्स की कैटेगरी बनाई। कंज्यूमर्स के बाद हम बात करते हैं लास्ट डिकम्पोजर्स की। इसकी बात करते हैं लास्ट डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मेन डिकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। The role of decomposers in the environment is they clean our environment. That is the role of decomposers. An example is bacteria and fungi. So producers are plants, consumers are the all animals. Those that depend on plant are consumers, and
We can classify consumers into various types like primary, secondary, tertiary, quaternary और top consumer, है ना। इनमें सारे में सारे top कर दिए। क्वाटरनरी और क्वाटरनरी के बाद या हम कहें क्वाटरनरी को ही टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए और ये कौन से हो गए, ये बायोटिक। तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द बायोटिक एंड अनदर वन इज बायोटिक। लिखिए आराम से इसको, फिर आगे चलते हैं। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, है ना, एक मिनट में फिर से ज्वाइन करता हूँ। चलो लिख लो इसे। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गई, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट ये तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए। इसके आगे चलते हैं। 4 बेसिक प्रोसेस है किसी भी इकोसिस्टम के, या 4 बेसिक कंपोनेंट्स के बाद में किसी भी इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए, या कोई भी इकोसिस्टम जो चल रहा है वो कितने प्रोसेस पे चल रहा है। तो यहाँ पर 4 इसमें प्रोसेसेस है। सबसे पहला है हमारे पास में प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में प्रोडक्टिविटी। कि कोई भी इकोसिस्टम है तो उसमें 4 मेजर फैक्टर्स है या 4 मेजर प्रोसेस है। पहला है हमारे पास में प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा ये इसको ध्यान रखना है और ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी हम कैसे समझेंगे, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। बायोमास प्रोडक्शन की जो रेट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बायोमास क्या होता है, तो बायोमास अपन किसे कहेंगे, ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोमास कहते हैं, ठीक है ना। बायोमास में हम कौन से वेट को इंक्लूड करते हैं, तो बायोमास में ड्राई वेट को इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि जो ड्राई वेट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्रोडक्टिविटी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो हम सबसे पहली बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम क्या कहेंगे, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी की बात करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स इज नोन एज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स
और प्लांट्स जो है वो बायोमास प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो अपन लिखेंगे बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन by plants by the process of photosynthesis is known as the gross primary productivity or we can say that GPP। यानी कि जो बायोमास जो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो बायोमास बनाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है वो, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बायोमास प्रोडक्शन कह रहे हैं, और बायोमास का प्रोडक्शन करता कौन है, तो फर्स्ट जो बायोमास प्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, प्लांट्स। अब प्लांट ने बायोमास प्रोडक्शन किया कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। उसमें से वो क्या करेंगे, अपनी डेली लाइफ के लिए यानी कि अपनी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ जो है वो बायोमास खर्च कर लेंगे, है ना, कुछ बायोमास वो जो है वो क्या करेंगे, खर्च कर लेंगे अपनी डेली लाइफ के लिए, या कहेंगे हम कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। इसके लिए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो जो है वो कुछ जो है वो क्या कर लेंगे, वो वहां पर खर्च कर लेंगे। तो अपन जीपीपी को कैसे लिखेंगे, तो जीपीपी में से आर हम कम कर दें, है ना, ग्रॉस टोटल बायोमास, ये रेट ऑफ बायोमास है ना, तो रेट ऑफ टोटल बायोमास कर दो, रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट, ठीक है। अब इसमें से इसकी रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो उन्होंने बायोमास खर्च किया वो, उसके बाद में जो बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखोगे। जीपीपी माइनस आर बराबर क्या होता है, एनपीपी। तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आया है, वो है एनपीपी। एनपीपी क्या होता है, एनपीपी को हम कैसे समझेंगे, तो एनपीपी को हम लिखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी को हम कैसे लिखेंगे, एनपीपी को हम लिखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी को कैसे लिखा जा सकता है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास that is available to plants, sorry that is available to consumers, उसे अपन क्या कहेंगे, एनपीपी कहेंगे, ठीक है। रेट ऑफ बायोमास that is available to consumers is known as net primary product। यानी कि जो प्लांट जो है जितना बायोमास प्रोड्यूस करता है उसमें से कुछ खर्च करने के बाद में जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। एंड एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स, is the available biomass for consumers। बायोमास के लिए is available biomass for consumers। जो कंज्यूमर्स के लिए जो अवेलेबल बायोमास है वो कौन सा है हमारे पास में, एनपीपी। एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स। तो समझ में आया कि आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे समझेंगे, इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। यही बायोमास कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो पाता है क्योंकि इसमें से आर तो कुछ काट लेता है, तो ये हमारे पास में क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक बार लिख लो इसको फिर आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी से लिख लो इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का, और आपकी बुक का चैप्टर है अपने सेकंड लास्ट, पीछे से दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर है ना, पीछे से दूसरा। एनसीईआरटी अगर आप निकालते हो तो उसमें अपने 14 चैप्टर दिया हुआ है, इकोसिस्टम। महाराष्ट्र में भी शायद 14 ही होगा, पीछे से दूसरा, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है।
देखो आप सब लोग पढ़ाई पूरी अच्छे से करना है। देखो पढ़ना लाइफ में एक बार ही है, बार बार नहीं। हमेशा क्या इकोलॉजी पढ़ना, एक बार ही ऐसा पढ़ो कि इसको फिर से पढ़ने का काम नहीं रहे। एक बार पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि हमेशा तक काम आए, फिर चाहे किसी भी एग्जाम तक लेवल तक जाओ हम, हमारी इकोलॉजी तैयार है तो तैयार है बस। चाहे किसी भी एग्जाम में जाए, बेस तो यही है, चाहे एमएससी करो चाहे पीएचडी करो। एमएससी करोगे पीएचडी करोगे कुछ भी करो, उसको मालूम नहीं है कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो भले आगे भले इकोटोन एरिया कुछ भी पढ़ा से क्या फर्क पड़ता है। इकोटोन एरिया की अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है और उसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन नहीं मालूम होती है, तो फिर उस पीएचडी का क्या मतलब रहेगा। जो भी पढ़ाई करते हो एकदम मजबूती से करो। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद में हम आगे चलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स, rate of biomass production by consumers is known as the secondary productivity. Rate of biomass production by consumers is known as the secondary productivity. उसे अपन क्या कहेंगे, secondary productivity कहेंगे, है ना। तो secondary productivity हो गया rate of biomass production by consumers, यानी कि अगर अपन NPP हमारे पास में क्या है, ये available biomass for consumers हुआ net primary productivity, और उसके अंदर फिर इसके अंदर ये बायोमास हम जो है वो एनिमल्स जो बनाता है वो, और उसकी खर्च होने के बाद जो बायोमास बनाता है वो क्या हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय एनिमल्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसे अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इनके पास में एनपीपी आया है, एनपीपी तो वो बायोमास इनके पास में अवेलेबल है वो, और अब उसके बाद में ये जो बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, वहां पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और एनपीपी में से अगर आर निकाल लेंगे इनकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में से एनिमल्स की, तो हमारे पास में आता है एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एनसीपी से उसको डिनोट किया जाता है। तो अपने इतना सा ही ध्यान रखना है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तक। फिर यहाँ पर ओशियंस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी का टॉपिक खत्म हुआ। इसी बीच में एक टॉपिक और है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो है हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो अपन स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे समझते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। जनरली हम क्या कहेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि पहले छोटे आते हैं अपने पास हर्ब्स, फिर उसके बाद श्रब्स, फिर उसके बाद ट्रीज। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपन क्या कहलाते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ये स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा, और दूसरा होता है एक जोनेशन, है ना, अलग अलग जोन से डिवाइड होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, जोनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉन्ड वाटर की भी बात कर सकते हैं या ग्रासलैंड की भी बात कर सकते हैं। तो एनिमल्स के लिए भी हम क्या डिफाइन करते हैं, जोनेशन से डिफाइन करते हैं, एक जोन है, दूसरा जोन और तीसरा जोन, मतलब स्पीशीज के हिसाब से अपन जोन वगैरह, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल क्या लेंगे हम, जैसे हर्ब्स लेंगे, फिर उसके बाद में श्रब्स लेंगे, और उसके बाद में हम क्या लेंगे, तो इस पॉइंट को भी याद कर लेना, स्ट्रेटिफिकेशन। हाँ, एक चीज शायद मैंने नहीं पढ़ाई है ऑर्गेनिज्म वाले में, याद आ गई तो बता देता हूँ, निके। निके के बारे में मैंने नहीं बताया। निके क्या होता है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज निके। निके क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है वो क्या कहलाता है, निके कहलाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप निके के बारे में ध्यान रखोगे, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in an ecosystem is known as the निके।
जैसे अपने प्रीडेटर की बात करें तो प्रीडेटर का या लायन का क्या फंक्शनल रोल है, तो लायन का मेन रोल क्या है, टू कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन, तो ये उसका क्या हो गया, डीके हो गया, है ना। डीके क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरी बात करो, मेरा क्या फंक्शनल रोल है, तो मेरा फंक्शनल रोल क्या है कि मैं टीचिंग, तो टीचिंग मेरा क्या आएगा, फंक्शनल रोल हो गया। तो इसी तरह से हमारा उस इकोसिस्टम के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, वो क्या कहलाता है, निके कहलाता है। ठीक है, तो निके के बारे में अपने एक लाइन ध्यान रखनी है, खाली ज्यादा नहीं दिया हुआ है बुक में। तो इसके टाइप्स भी पढ़ते हैं हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे स्पेटियल निके होता है, हाइपर वॉल्यूम निके होता है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास में डीकंपोजिशन। इंट्रोडक्शन डीकंपोजिशन का आज लेते हैं, डिटेल में इसको कल ही पढ़ेंगे। इसकी साइकिल है डीकंपोजिशन साइकिल, जो हमें पढ़नी है। डीकंपोजिशन क्या होता है, तो डीकंपोजिशन का सिंपली मतलब होता है कि एक लार्जर पार्टिकल का या लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना, है ना। तो लार्जर पार्टिकल का स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन कहलाता है। डीकंपोजिशन में हमारे पास में कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीकंपोजर्स या डीकंपोजिशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हमारे पास में डीकंपोजर्स में आते हैं कौन से, बैक्टीरिया और फंजाई, जो मेनली डीकंपोजिशन का काम करते हैं, यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल को या लार्जर पार्टिकल को स्मॉल मॉलिक्यूल में या स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन कहलाता है। ये जो डीकंपोजिशन होता है इसके अंदर हम 5 स्टेप्स जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है डीकंपोजिशन में, वो है हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन में एक लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाता है, उसे अपन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पर काम करते हैं डेट्राइडिबोर्ड्स, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह जो है डेट्राइडिबोर्ड, ये यहाँ पर काम करते हैं और एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक लीफ है, ये पेड़ से गिर गई और गिरने के बाद में क्या होगा, तो ये अब थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, इसका जो पार्ट है, बाउंड्री वो सब खा जाएंगे। तो इस तरह से इसको छोटे छोटे पार्टिकल में, टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, टुकड़ों में बांटना। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।